नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, कौन कौन सी अहम खबरें आई हैं, साथ ही मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। आज लगातार दूसरे दिन हमने देखा शानदार मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी 62 अंक ऊपर 16,300 के लेवल्स के ऊपर की आज क्लोजिंग दिखी है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी थी, करीब 360 अंक ऊपर बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग देखने को मिली। और आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि रियल एस्टेट शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। और किस तरह का एक्शन रहा दिन भर आज बाजार में, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताइए दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार रहा? 16,300 के लेवल्स को निफ्टी ने बचा कर रखा और इसी लेवल की बात हम दिन भर कर भी रहे थे, क्योंकि 16,300 के पार 16,500 के लिए रास्ते खुलने के पूरे अनुमान एक्सपर्ट्स को भी नजर आ रहे थे। अब क्योंकि हमारे निशान के साथ क्लोज हुए हैं, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ऑफकोर्स एक टाइट रेंज जरूर रही, चैलेंजिंग था आज का मार्केट, लेकिन अच्छी बात यह है कि 16,300 के लेवल्स जो है वो इंटैक्ट रहे हैं। उसके पार क्लोजिंग हमने निफ्टी में देखी। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, ऑफकोर्स रिजल्ट बेस्ड काफी हद तक इम्पैक्ट स्टॉक्स में नजर आ रहा है। SBI लाइफ जहां पर एक्सपेक्टेड था, HDFC लाइफ जहां पर एक्सपेक्टेड था कि कंपनी के नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन इसके विपरीत कंपनी के नंबर्स जब कमजोर आए तो इसका एक इम्पैक्ट नजर आया। बिकवाली का दबाव इस स्टॉक में रिजल्ट स्पेसिफिक इम्पैक्ट के तौर पर देखने को मिला। ऑफ कोर्स रिजल्ट एक बड़ा फैक्टर था। इसके अलावा DLF, तमाम रियल एस्टेट कंपनियों के मजबूत अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। और DLF की अगर बात करें, रिटेल प्रेजेंस जो है उसे 4 से 5 साल में डबल करने की बात ये कंपनी कर रही है। मजबूत गोल सेट किए हैं। और इस कमेंट्री के बाद हमने देखा कि मजबूती के साथ DLF तो दिखाई, लेकिन उसके अलावा रियल एस्टेट पैक के तमाम स्टॉक्स में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली। दिन भर रिलायंस, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, HDFC जैसे स्टॉक्स ने बाजार को संभालने का काम किया। वहीं अगर गिरावट की बात करें, इन्फोसिस, कोटक बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज, ITC, नेस्ले जैसे काउंटर्स थे जो कि आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो बिकवाली का दबाव इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में देखने को मिला। मिड कैप में टॉप गेनिंग मोमेंटम की अगर बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस को समझें। कल से ही हम देख रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में तमाम निफ्टी मेजर्स के मुकाबले काफी ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नजर आ रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट, उबरा रियल्टी, मिड कैप स्पेस में भी रियल एस्टेट सेगमेंट में अच्छी मजबूती देखने को मिली और टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स यही नजर आए। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स, ट्राइडेंट, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी जैसे काउंटर भी थे जहां पर अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। सेक्टोरल गेनर्स की अगर बात करें, शुरुआत निजी बैंक क्षेत्र से, क्योंकि प्राइवेट बैंक स्पेस में सबसे ज्यादा मजबूती देखने को मिली। इसके ठीक पीछे फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल प्ले, मेटल सेक्टर और साथ ही रियल एस्टेट और साथ सरकारी बैंक स्पेस में भी अच्छी मजबूती के बीच ही ट्रेड देखने को मिले। तो क्लियरली एक सटल सा ट्रेडिंग सेशन नजर आया, लेकिन ऑन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ही बाजार क्लोज होते हुए दिखे। बिल्कुल, तो बाजार की क्लोजिंग आज पॉजिटिव नोट पर ही हुई है और काफ़ी सारे सेक्टर्स थे जहां पर कि अच्छी तेज़ी देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी, सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। हमसे खास बातचीत में सौरभ मुखर्जी ने कहा कि ऑटो सेक्टर के अपने पसंदीदा शेयरों के बारे में उन्होंने क्या बताया, आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। We have investments in Eicher Motors, we have investment in Suprajit Engineering. We think both are high quality franchises. Both have demonstrated an ability to deliver return on capital above cost of capital over long periods of time. Smart capital allocators, good competitive advantage. So if we take the bullish view, as we go into an auto recovery, an economic recovery, abundant availability of credit, this sector should compound for us at around 20% on these stocks. Suprajit and Eicher Motors should compound for us at 20% over the next at least 2 to 3 years until the next auto downturn comes along. I think what happens to telecom now is what's happened to telecom for the last 20 years, which is it doesn't make any money. So because barriers to entry remain relatively low, right? It's as we've seen repeatedly over the last 20 years, not just in India, actually across the world. Every time this whole business comes along of one or two players doing reasonably well, few more people come in, they lower the return ratios for the industry. And this is yet another industry very similar to aviation, actually, where you can have very good growth in business volumes over long periods of time, as we've had in India in telecom and in aviation. You can have very good growth in business volumes,
but you don't actually make any money. You don't make money in the sense of your return on capital never exceeds your cost of capital. So I think that's the way the telecom sector globally will continue to be for the telcos themselves. There's been plenty of talk that order books of Indian IT services companies and the global IT services companies will be squeezed, will shrink in light of a US recession. But it's just been talk. We haven't seen any evidence either from Accenture or from TCS, or indeed even from, say, a company like TSMC, Taiwan Semiconductor. We haven't seen any tangible evidence of a material slowdown in tech spending by the Fortune 500 companies. So far, it's just been speculation that there'll be a slowdown in IT spend. Not a single IT company that I've spoken to or that has announced results has actually shown any weakness in their order book. So we remain invested in HDFC Bank. I thought there were solid results. Similarly, Kotak Bank, we remain a large investor in. Bajaj Finance, Cholamandalam, Aavas Home Finance. As we've discussed on your show before, that going into a solid economic recovery with the cost of money being low in India by historical standards, what we currently have is very low cost of money. I think we will see a very good 2 to 3 years for all the lenders that we are invested in. Are we putting more money to work? Yes, we're considering reducing some of our exposure to, say, the brokerage sector and loading up further on the lending sector. But that's been an ongoing process to increase exposure to lenders over the last year or so. We'll potentially carry on doing so, increasing our exposure to high quality lenders. बिल्कुल, तो ये थे सौरभ मुखर्जी ऑटो, विप्रो और मार्केट पर अपना व्यू शेयर करते हुए। आईटी और फाइनेंशियल स्पेस भी इन्हें अच्छे लग रहे हैं। लेकिन चलिए, क्योंकि आईटी की बात हुई है और अब कल एक आईटी स्पेस की दिग्गज कंपनी विप्रो भी अपने नंबर्स घोषित करने वाली है, तो नतीजों से क्या अनुमान है ये पहले आपको बता देते हैं। अगर इस पूरे साल देखें तो करीब 44% की गिरावट विप्रो में देखने को मिली और एक एक करके जो नतीजे भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मार्जिन को लेकर कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है कंपनी के नतीजों में। विप्रो के केस में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। अगर रुपी टर्म्स में बात करें तो आय में करीब 3.3% की बढ़त देखने को मिल सकती है। डॉलर आय में जो बढ़त होगी वो 1.4% की देखने को मिल सकती है, करीब 1.25% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है यहाँ पर। और गाइडेंस जो दी थी कंपनी ने, उसके लोअर साइड पर ये आंकड़े आ सकते हैं। 2748 274 करोड़ का गाइडेंस दिया था, 274 करोड़ डॉलर का यहाँ पर गाइडेंस दिया था डॉलर आय के लिए। उसके सामने 276 डॉलर के फिगर आ सकते हैं, तो लोअर साइड पर ये नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा मार्जिन में भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। मुनाफे में 4% की गिरावट एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रहेगी वहाँ पर हमारा अनुमान है कि 2.3% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन सप्लाई साइड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ट्रैवल कॉस्ट भी बढ़े रहेंगे और रुपये में जो गिरावट आई है उसका भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा कंपनी के नतीजों में इस बार मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब आने वाले समय के लिए गाइडेंस कैसी होती है कंपनी की तरफ से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ को लेकर किस तरह की गाइडेंस आती है। मार्जिन में हमारा अनुमान है कि कंपनी 17 से 17.5% की गाइडेंस दे सकती है मीडियम टर्म के लिए। अब देखना होगा, अगर इसके नीचे आते हैं आंकड़े तो फिर और ज़्यादा स्टॉक में इसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमारा अनुमान है कि अगर अनुमान इस तरह का रहा और नंबर भी ऐसे ही आए तो फिर तो स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। अगर यहाँ पर कुछ मिस होता है तो फिर एक नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकता है, ये अनुमान है। और मार्जिन के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और इससे जुड़ी गाइडेंस और आउटलुक क्या आती है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कंपनी के नतीजों में देखना। तो चलिए, ये तो बात हुई विप्रो के नतीजों की। कुछ और भी नंबर्स पर नज़र डाल लेते हैं। और कल इंडसइंड बैंक के भी नंबर्स आने वाले हैं और आज हमने देखा कि इंडसइंड बैंक में नतीजों के पहले शानदार तेज़ी भी देखने को मिली है। नतीजों से क्या एक्सपेक्टेशन है एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। हर्ष, बताइए इंडसइंड बैंक के नतीजों से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जब मैं नेट इंटरेस्ट इनकम को देख रहा हूँ, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है 15.2% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो नेट इंटरेस्ट इनकम पे। अब वो 4000 करोड़ प्लस पे आएगा, पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अदर इनकम के ड्रैग की वजह से थोड़ा कम आएगा। इनफैक्ट फ्लैटिश आएगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% कम आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो वो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नंबर है अराउंड 3100 करोड़ के आसपास आने की अपेक्षा है। जब हम प्रोविजंस नंबर को भी देखें वो भी कम आएगा, अराउंड
40% कम ईयर ऑन ईयर, ऑलमोस्ट 25% कम सिक्वेंशियली भी, अराउंड 1100 करोड़ के आसपास वो प्रोविजंस का नंबर। तो वो लोअर नंबर ऑफ प्रोविजंस के वजह से पैट में एक अच्छी बाउंस आएगी अराउंड। जब हम सिक्वेंशली देखें तो 5% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट में, और 44% ईयर ऑन ईयर पैट में एक्सपेक्टेड है। अराउंड 1470 करोड़ के आसपास वो पैट का नंबर एक्सपेक्टेड है। जब हम ग्रॉस और नेट एनपीएस को देखें, लार्जली फ्लैट ट्रेंड होगा। ग्रॉस एनपीएस स्लाइटली लोअर, नेट एनपीएस लार्जली फ्लैट। एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स काफ़ी फ्लैट एक्सपेक्टेड है। लार्जली आरओएस अराउंड 1.5% के आसपास ही ट्रेंड होगा, जो कि Q4 में भी हुआ था। निम्स भी 4.2% के आसपास होगा। जब हम ऑपरेशनल अपडेट को देखें तो नेट एडवांसेस ऑलरेडी एक अच्छा ग्रोथ दिखाते हुए, ऑलमोस्ट 18.5% ग्रोथ दिखाते हुए अराउंड 2,50,000 करोड़ के जस्ट नीचे आया है। और जो डिपॉजिट नंबर है वो 3 लाख करोड़ के भी पार हो चुका है। अराउंड 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है वो जो डिपॉजिट्स का नंबर है वो। और कासा में भी अच्छा एक टेलविंड आया है, 16% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो कासा नंबर पे। तो काफ़ी डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है इंडसइंड बैंक से। ऑफ कोर्स देखेंगे कि स्ट्रीट की अपेक्षाएं पूरी होती है या नहीं। बिल्कुल, तो अच्छे नंबर्स दे सकते हैं इंडसइंड बैंक के, खास करके एसेट क्वालिटी में हम देखेंगे कि स्टेबल नंबर्स देखने को मिलेंगे। और ग्रोथ फ्रंट पर भी क्योंकि प्रोविजनिंग में कमी आएगी तो मुनाफे पर उसका असर पड़ सकता है। मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस बार के नंबर्स में। तो ये बात हुई इंडसइंड बैंक के नतीजों की। ये तो कल आने वाले नतीजे हैं, लेकिन आज HUL के नंबर्स आने वाले हैं और बाजार बंद हो चुके हैं और अब कभी भी HUL के नंबर्स भी आ सकते हैं। लेकिन उसके पहले नतीजे पर अनुमान क्या है ये समझ लेते हैं। विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विनी बताइए HUL के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? HUL जो FMCG मेजर कंपनी है वो अपने Q1 FY23 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और देखें तो जो नंबर्स है दिस टाइम अराउंड डिसेंट नंबर्स बोल सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 12.3% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 6% की है। और ओवरऑल जो मार्जिन्स है वहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, वो अप्रैल में तो कंटिन्यू हुई थी, उसके बाद थोड़ी कूल ऑफ हुई है। पर तब तक तो इन्फ्लेशन थी और कंपनीज ने प्राइस हाइक भी ली थी, तो मार्जिन में थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन है। 50 बेसिस पॉइंट की इबिटा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। 23.4% इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड वर्सेस लास्ट ईयर जो रिपोर्ट किया था कंपनी ने 23.9%। उसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2 to 3% पे। भूलिए मत लास्ट टाइम जो वॉल्यूम ग्रोथ था काफ़ी हाई बेस था, 9% की थी, तो ये टाइम वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2 to 3% वॉल्यूम ग्रोथ। सेगमेंट की बात करें, होम केयर सेगमेंट में मोमेंटम इंप्रूवमेंट दिख सकेगी, क्योंकि रीओपनिंग हुआ था और कोई कोविड-19 इम्पैक्ट भी नहीं था ये टाइम Q1 में, तो वो एक फैक्टर है जो होम केयर सेगमेंट के लिए अच्छा कर सकता है। और पर्सनल केयर और सोप सेगमेंट में कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली थी क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसकी वजह से डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ। पर्सनल केयर सेगमेंट में मेनली प्राइसिंग लेड ग्रोथ होगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए, तो रॉ मटेरियल आउटलुक क्या है कंपनी का, डिस्क्रिशनरी और आउट ऑफ होम कंजम्पशन ट्रेंड्स क्या देखी कंपनी ने, और आउटलुक क्या है कंपनी का न्यूट्रिशन बिजनेस पे, और लास्टली कमेंट्री जो है रूरल और अर्बन डिमांड में अब वो कैसे शेप आउट हो रही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है HUL से वॉच आउट करने के लिए। तो ये तो थे HUL का अनुमान, हमने आपको बताया। कुछ ही देर में नंबर्स भी आने वाले हैं, देखना होगा कि नंबर्स किस तरह के रहते हैं। नतीजों के पहले स्टॉक में आज तेजी थी और आधा % की बढ़त के साथ HUL का स्टॉक कारोबार कर रहा था। अब आगे बढ़ते और रुक करते कुछ और भी खबर का। और अब देश में कैपेक्स साइकिल में रिकवरी जिस तरह से देखने को मिल रही है, दिग्गज निवेशकों का सॉफ्ट कैपेक्स थीम पर फोकस बढ़ता जा रहा है। हाल ही में कई दिग्गज निवेशकों ने सॉफ्ट कैपेक्स थीम में निवेश भी बढ़ाया और इस पर और ज़्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं शरद के पास। शरद बताइए क्या रिसर्च की है आपने इस खबर को लेकर? आप जब सॉफ्ट कैपेक्स थीम के बारे में बात करते हैं तो ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल्स आता है, कैपिटल गुड्स आते हैं और सारी एंसिलरी कंपनीज भी हैं, इंडस्ट्रीज़ भी आती है जो इस थीम को जो ड्राइव करती हैं। सबसे पहले एल्कॉन इंजीनियरिंग फोकस में रहेगा। यहाँ पे भी जो है हिस्सेदारी में जो है लगभग आप कह सकते हैं 7 लाख शेयर्स जो है जून के क्वार्टर में जो है विजय केडिया एस इन्वेस्टर ने खरीदारी की है। उसके अलावा दूसरे जो अहम इन्वेस्टर हैं सुनील सिंघानिया, उनको भी फोकस रहेगा। यहाँ पे जो है पारस डिफेंस जैसे स्टॉक्स में जो है इन्होंने स्टेक बढ़ाई है और टेक्नोक्राफ्ट जो है स्मॉल कैप
प्राइस कंपनी है, यहाँ पे भी जो है स्टेक में लगभग 0.1% का इंक्रीज़ देखने मिला है। इसके अलावा डॉली खन्ना ने भी जो है एक माइक्रो कैप कंपनी नेशनल ऑक्सीजन में जो है स्टेक बढ़ाया है, ऑलमोस्ट 1.1% हिस्सेदारी आई है। और आखिर में अजय उपाध्याय के बारे में बात करेंगे। ये जो फ्रेश इन्वेस्टर है, प्रेसिजन कैम्पशाफ्ट करके कंपनी है, यहाँ पे भी उनकी स्टेक देखने मिली है, लगभग 2% का जो इनका स्टेक देखने मिला है। लेकिन ये जो थीम के बारे में अगर बात करें तो ये जो बाज़ार में कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में जो आप कह सकते हैं मूवमेंट्स देखने मिली है, और सेक्टर में जो कैपेक्स के आंकड़े जो दिए गए हैं वित्त साल 2022 में, वहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी में जो है सबसे बड़ा ग्रोथ देखने मिला है। उसके बाद जो आता है यूटिलिटीज़, मेटल, इंडस्ट्रियल्स और ऑटो, तो ये सारे सेगमेंट्स जो है सारे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स है। और आगे जाते हुए इकरा ने भी कहा है कि जो कैपिटल गुड्स की ऑर्डर बुक है वो अपने ऑलमोस्ट 6 साल के हाई के लेवल्स पे है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है जो इकरा ने भी कहा है। और आखिर में हम बात करेंगे भारत के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स का, और जो आंकड़ा है वो है $1 ट्रिलियन जो आ सकता है वित्त साल 2028 में। और इसमें जो है जो अहम 6 सेक्टर रहेंगे जो इसको ड्राइव करेंगे वो रहने वाले हैं आपके इंडस्ट्रियल मशीनरी, केमिकल्स, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्सटाइल्स। शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का, और वक्त है कमोडिटी की ABCD का। विष्णु में बताइए कमोडिटी की ABCD में आज का क्या टॉपिक है? सिल्वर ट्रेडिंग अगर आपको शुरुआत करनी है तो कैसे करनी है? तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपके पास होना ज़रूरी है। वो अगर आपके पास है तो फिर आप बाजार को समझे। सिल्वर में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, MCX पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, हालांकि BSE NSE पर भी कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, लेकिन MCX पर लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस MCX पर मौजूद सभी कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ाई करें, फिर इकोनॉमी के बारे में समझे, कमोडिटी मार्केट के बारे में समझे, फिर मन बनाए कि आपको ट्रेड करना है नहीं। फिर अब दूसरी बात आती है कि आपको किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मौजूद है सिल्वर ट्रेडिंग के लिए। तो सिल्वर ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर MCX पर आपको मिल जाएंगे। पहला है सिल्वर बेस फ्यूचर जिसका लॉट साइज है 30 किलोग्राम का, सिल्वर मिनी फ्यूचर्स है 5 किलोग्राम के लॉट साइज वाला है, सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स है 1 किलो के लॉट साइज का। तो 3 ऑप्शन है। अब अगली बात यह है कि अगर जब भी आपको अब मार्जिन या फिर किस तरह से कॉस्ट आपको करना है, तो अगर ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सिल्वर में 2 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, 30 किलोग्राम वाले में और सिल्वर मिनी में। माइक्रो में अभी तक ऑप्शंस लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए। फिर आपको मार्जिन कितना है, कॉस्ट क्या आएगा। तो फ्यूचर्स की मार्जिन की अगर बात करें तो 30 kg पे अगर 56,000 के आसपास का भाव है तो करीब करीब 2 लाख रुपए के आसपास शुरुआती मार्जिन आपको देना होगा। मिनी के लिए 31,000 और माइक्रो के लिए 1 kg। वही ऑप्शंस के अगर मार्जिन की बात करें, ऑप्शंस बायर हैं आप तो सिर्फ प्रीमियम की रकम आपको देनी पड़ेगी, और अगर ऑप्शंस राइटर है तो फ्यूचर्स के तौर पर आपको यहां पर मार्जिन देना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट में आपको ट्रेड कैसे करना है ये आपको अब बता दे। तो यहां पर आपको यहां पर लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स में। ऑप्शंस अगर आपको करना है तो फिर आप राइटिंग के जरिए कर सकते हैं, या वहां पे मार्जिन देना पड़ेगा। अब 1 रुपए के बदलाव में कितना नफा नुकसान होगा ये समझ लीजिए। अगर सिल्वर 30 kg के लॉट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 1 रुपए अगर सिल्वर का भाव चेंज होता है तो आपको 30 रुपए का फायदा या नुकसान होगा। सिल्वर मिनी में 1 रुपए के भाव पर आपको 5 रुपए का फायदा या नुकसान होगा। वहीं सिल्वर माइक्रो में 1 रुपए के अंतर पर फिर आपको 1 रुपए का फायदा या नुकसान होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से आप ट्रेड यहां पर कर सकते हैं, तो 4 तरह से आप ट्रेड यहां पर कर सकते हैं। एक तो लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में आप या तो कॉल और पुट बाई कीजिए या फिर राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते एक बात और आपको बता दूं कि ये कंपलसरी तौर पर आपको यहां पर डिलीवरी देनी पड़ेगी, डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अगर एक्सपायरी के समय आपकी पोजीशन खुली रह जाती है, सौदे आप नहीं काटते हैं, तो आपको ये डिलीवरी लेनी पड़ेगी। कंपलसरी डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु मोहन ये जानकारी देने के लिए। तो सिल्वर में ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए ये हम आपको बता रहे थे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।